हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का वीडियो लेके आए हैं, जो आपके उत्तराखंड एपीओ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। एंड फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके पास उत्तराखंड पुलिस एक्ट की बैरक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाके हम हमारे उत्तराखंड एपीओ का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी कोई कॉस्ट फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, जिसमें आपको उत्तराखंड एपीओ से जुड़े हुए मटेरियल्स और सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे। उसमें आपको उत्तराखंड पुलिस एक्ट का बैक्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड पुलिस एक्ट, इसका प्रियम्बल हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्यों बनाया गया। तो ऑब्जेक्ट बताया गया है, फॉर इस्टेब्लिशमेंट, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द पुलिस, रीडिफाइन इट्स रोल, ड्यूटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या पावर देता है उत्तराखंड पुलिस एक्ट पुलिस को। तो इट इनेबल टू फंक्शन एज एन एफिशिएंट, प्रोफेशनल, इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड पीपल फ्रेंडली एंड रेस्पॉन्सिव एजेंसी बाई टेकिंग इनटू अकाउंट द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ पुलिसिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। किसकी सिक्योरिटी करता है उत्तराखंड पुलिस एक्ट, ये भी आप लोग को ऐसे से याद रखना है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल, गुड गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट को बनाए जाने के लिए। सिंपल से तरीके में 3 पार्ट्स में तोड़ लीजिए आप लोग और ऐसे ही पढ़िए इसको। सेक्शन फर्स्ट इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिशमेंट यानी कि इंट्रोडक्शन सेक्शन है, जो कि कहता है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा। उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। उत्तराखंड पुलिस एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है, तो पूरे उत्तराखंड राज्य पे, और साथ ही पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट डिप्लॉयड आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट द रेवेन्यू पुलिस एरिया, यानी कि रेवेन्यू पुलिस एरिया पे लागू नहीं होता है ये। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सेक्शन टू इसका डेफिनेशन क्लॉज है, जो कहता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 2 में, टोटल इसके W तक सेक्शंस हैं, जिनमें कुछ ही हम इम्पोर्टेंट सेक्शंस देखेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका 2B। 2B बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें कैटल यानी कि चरवाहा पशु को डिफाइन किया गया है। और इसको हम कैसे याद करेंगे, तो कैटल्स यानी चरवाहा पशु में वही पशु आएंगे ना जो कि चारा खाते हैं। तो कौन चारा खाता है? गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊँट, खच्चर, गधे और स्वाइन भी। यहाँ पे डॉग नहीं आता है, लायन नहीं आता है, ये सब नहीं आते हैं। और साथ ही साथ इसमें हिरन को भी नहीं रखा गया है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। कैटल में कौन कौन से जानवर आते हैं, किस सेक्शन में है, ये सब आप लोग को याद रखना है। 2C में चीफ सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया। और चीफ सेक्रेटरी को कैसे डिफाइन किया गया है? चीफ सेक्रेटरी मीन्स द चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का जो चीफ सेक्रेटरी होगा उसी से तात्पर्य है चीफ सेक्रेटरी से। सेक्शन 2D में डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया। डिस्ट्रिक्ट से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मीन्स सिर्फ सिंपल टेरिटरी नहीं, रेवेन्यू टेरिटरी है, जिसे कि रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के रूप में नोटिफाइड किया गया है यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 के तहत। यहाँ पे उत्तराखंड लैंड रेवेन्यू नहीं है। कौन सा लैंड रेवेन्यू है? यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी पहले एक ही थे, इनका पार्टीशन हुआ है बाद में, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में यूपी लैंड लॉ ही चलता है। 2E में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स चीफ ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द CRPC 1973। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या तात्पर्य है? ऐसा मुख्य अधिकारी जिसे कि जिले का प्रशासन न्यस्त किया गया है और जो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटेड किया गया है, और साथ ही साथ सेक्शन 20 ऑफ द CRPC के तहत जिसको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, डिविजनल कमिश्नर सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है। किसे कहते हैं हम डिविजनल कमिश्नर? तो ऐसा ऑफिसर जो कि डेजिग्नेटेड किया गया है रेवेन्यू डिवीज़न में इंचार्ज के रूप में, और साथ ही साथ जिसे नोटिफाइड किया गया है अंडर द यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 के तहत। याद रखेंगे आप लोग ऐसे ही। 2G में डोमेस्टिक हेल्प को डिफाइन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डोमेस्टिक हेल्प से क्या तात्पर्य है?
मीन्स अ पर्सन वर्किंग फॉर रेमुनरेशन और अदरवाइज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक कोर्स इन द हाउस होल्ड। ऐसा व्यक्ति जो कि रेमुनरेशन पाता है और साथ ही साथ जो घरेलू कार्य है उसमें मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक हेल्प। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सेक्शन आप लोग याद रखिएगा, सेक्शन 2G। नेक्स्ट है 2H। 2H में इंसर्जेंसी को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? इंसर्जेंसी मीन्स एंड इंक्लूड्स वेगिंग ऑफ द आर्म्ड स्ट्रगल। ये सारे आप लोग को याद रखने, वेगिंग ऑफ द आर्म्ड स्ट्रगल बाय ए ग्रुप और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अगेंस्ट द स्टेट विच इंक्लूड्स द सेपरेशन ऑफ अ पार्ट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसे ही आप लोग क्या रखना है, उंगलियों पे वेगिंग ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल बाय अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ पीपल अगेंस्ट द स्टेट विच इंक्लूड्स द सेपरेशन ऑफ अ पार्ट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2B H G, तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। 2I में इंटरनल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब बताया गया प्रिजर्वेशन ऑफ सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट फ्रॉम द डिस्ट्रप्टिव एंड एंटी नेशनल फोर्सेज विद इन द स्टेट। इंटरनल सिक्योरिटी से क्या तात्पर्य बताया गया है? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट फ्रॉम द डिस्ट्रप्टिव एंड एंटी नेशनल फोर्सेज विद इन द स्टेट। 2I धारा इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड में धाराएं बहुत पूछी जाती हैं। मिलिटेंट एक्टिविटी 2J में डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब बताया गया है कि मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी वायलेंट एक्टिविटी ऑफ ए ग्रुप यूजिंग एक्सप्लोजिव इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज फायर आर्म्स और अदर लीथल वेपन्स और हजारस सब्सटेंसेज इन ऑर्डर टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ऐसे हिंसक गतिविधियां जो कि किसी समुदाय द्वारा की जाए, किस लिए? ताकि वे अपने पॉलिटिकल राजनीतिक उद्देश्यों को पा सकें। विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ और भी तरह के खतरनाक पदार्थ यूज कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? मिलिटेंट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट सेक्शन है मोरल टर्पिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 2K में डिफाइन किया गया है। मोरल टर्पिट्यूड से क्या तात्पर्य है? मीन्स इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्राइम, मतलब क्या किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हैं विच अमॉन्ग अदर थिंग अदर पर्टेन टू चीटिंग, फोर्जरी, छल, फॉर्जरी, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, अफेंडिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, या फिर ऐसे कोई भी अपराध जो कि राज्य के विरुद्ध हैं, जिसे कि IPC के चैप्टर 6 में मेंशन किया गया है, वो सब किस में आते हैं? मोरल टर्पिट्यूड के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, सारे अपराध आप लोग एग्जाम्स में आएंगे, ये सब सारे क्वेश्चंस, और ये आपका पुलिस एक्ट ही आप लोगों का पास कराएगा, स्कोरिंग नंबर यही रहेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ही 2I में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि सुव्यवस्थित अपराध को परिभाषित या नियोजित अपराध को परिभाषित किया गया है। 2L में बताया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, जिसमें कहा गया है कि मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी क्राइम committed by a group or a network of a person in pursuance of its common intention of unlawful gain by using violent means or threat of violence। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से क्या तात्पर्य है? कि ऐसे क्राइम्स जो कि किसी ग्रुप के द्वारा या नेटवर्क ऑफ पर्सन के द्वारा उनके कॉमन इंटेंशन के अनुसार में किए जाए ताकि वे अनलॉफुल गेन प्राप्त कर सकें या फिर वायलेंस का यूज़ कर सके या हिंसा का यूज़ करते हुए उन अपराधों को अचीव कर सके, उसे हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नेक्स्ट सेक्शन है 2M। 2M में प्लेस ऑफ पब्लिक एम्यूजमेंट एंड पब्लिक इंटरटेनमेंट को डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वे सभी स्थान जो कि ऐसे रूप में राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाइड किया गया, जैसे कि जहाँ पे पब्लिक जा सके, एंजॉय कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ पब्लिक एम्यूजमेंट एंड पब्लिक इंटरटेनमेंट। और ये सब राज्य सरकार नोटिफाइड चिन्हित करती है ऐसी जगहों को। पुलिस डिस्ट्रिक्ट 2N में डिफाइन किया गया है कि ऐसा टेरिटोरियल जिसे कि गवर्नमेंट के द्वारा इस हेतु नोटिफाइड किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? पुलिस डिस्ट्रिक्ट। 2O में द बाउंड्री ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है, ध्यान रखिएगा क्या डिफाइन किया गया है? द बाउंड्री ऑफ द पुलिस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बताया गया है कि द बाउंड्री ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या होगी? तो वो टेरिटोरियल एरिया होगी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की जो टेरिटोरियल क्षेत्रीय सीमा होगी वो बाउंड्री ऑफ द पुलिस डिस्ट्रिक्ट होगी, सिवाय रेवेन्यू पुलिस एरिया के, यानी कि रेवेन्यू पुलिस एरिया को छोड़ के जो भी एरिया होगा वो बाउंड्री ऑफ द पुलिस डिस्ट्रिक्ट होगा। पुलिस ऑफिसर 2P में डिफाइन किया गया है, धारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से ऑफिसर होंगे? तो ऐसे ऑफिसर्स जो कि IPS हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, उत्तराखंड पुलिस सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, उत्तराखंड पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, या फिर
इंक्लूड्स अन्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, किंतु जो कि इस एक्ट के अंतर्गत तहत की गई हैं। मतलब आईपीएस उत्तराखंड पुलिस सर्विसेज या उत्तराखंड पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं, या ऐसे लोग जो कि इस एक्ट के तहत अगर कोई सर्विस क्रिएट की गई है वो सब पुलिस ऑफिसर के रूप में आते हैं। 2Q में पुलिस पर्सनल को डिफाइन किया गया है। पुलिस पर्सनल को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर और वे सभी व्यक्ति जिनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी राज्य सरकार है या डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, या एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, वो सब आते हैं पुलिस पर्सनल की डेफिनेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रेवेन्यू पुलिस एरिया 2U। धारा इंपॉर्टेंट है, धारा आप लोग याद रखिएगा। रेवेन्यू पुलिस एरिया 2U में डिफाइन है। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को 2V में डिफाइन किया गया है। सिर्फ धारा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एंड सबऑर्डिनेट रैंक 2Y में डिफाइन है, और जिसमें कहा गया कि सबऑर्डिनेट रैंक से क्या तात्पर्य है, तो वे सभी रैंक जो कि असिस्टेंट अथवा डेप्यूटी सबऑर्डिनेट ऑफ द पुलिस के बिलो है वो सब सबऑर्डिनेट रैंक मानी जाएंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2Z में डिफाइन किया गया है। क्या होता है? मीन्स द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड इट शैल इंक्लूड पुलिस ऑफिसर ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक, यानी कि ऐसा पुलिस अधिकारी जो कि इंचार्ज है पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही साथ इसमें जो पुलिस ऑफिसर की सामान्य रैंक धारण करता है उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। 2ZA में टेररिस्ट एक्टिविटी आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया गया। धारा इंपॉर्टेंट है, धारा आप लोग याद रखिएगा। और ऊपर जो हमने धारा पढ़ी थी मोरल टर्पिट्यूड की, सेम कंटेंट वही है, थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया गया, जैसे कि मीन्स एंड इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप यूजिंग एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और फायर आर्म और अदर लीथल वेपन और नॉक्सियस गैसेज और अदर केमिकल और एनी अदर सब्सटेंसेज ऑफ ए हज़ार्ड नेचर विद द एम टू स्ट्राइक टेरर इन दिस सोसाइटी, यानी कि जो समाज में टेरर या भय व्याप्त करने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं वो सब क्या कहे जाते हैं? टेररिस्ट एक्टिविटी। और इससे क्या उनका क्या मेन उद्देश्य होता है? ताकि हम गवर्नमेंट को डरा सकें, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो टेररिस्ट एक्टिविटी धारा याद रखनी है और अंदर की चीज़ें याद रखनी है। मैच कर लीजिएगा इसको मोरल टर्पिट्यूड से आप लोग। 2ZB में विक्टिम यानी कि पीड़ित को डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया विक्टिम ऑफ अ क्राइम हु इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हैव सफर्ड क्रिमिनल हार्म इंक्लूडिंग फिजिकल और मेंटल इंजरी, इमोशनल सफरिंग, economic loss or substantial impairment of their fundamental right and includes act or omission that are in violation of law operative within the उत्तराखंड। यानी कि ऐसे जो विक्टिम मीन्स यहाँ पे सिर्फ अपराध की विक्टिम नहीं है, बल्कि जिसने कोई भी क्रिमिनल हार्म सफ़र किया है, चाहे वो फिजिकल या मेंटली हो, इमोशनल सफ़र हुई है, उसने इकोनॉमिक लॉस झेला है, या फिर उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो सब क्या समझे जाएंगे? या फिर ऐसे कोई भी लॉ जो कि उत्तराखंड में है, लागू हैं, बट उसका बेनिफिट नहीं मिला है, उसे हम क्या कहेंगे? विक्टिम। 2ZB में विक्टिम को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है विटनेस। विटनेस को 2ZC में डिफाइन किया गया है। विटनेस से तात्पर्य है, विटनेस यानी साक्षी, 100% इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, आएगी एग्जाम में। कौन होता है साक्षी? हु हैज़ मेड ए स्टेटमेंट, जो कथन करता है, और हु हैज़ गिवन और एग्रीड टू गिव एविडेंस इन रिलेशन टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस एज में बी प्रेस्क्राइब, यानी कि जो न्यायालय में कोई कथन साक्ष्य देता है किसी अपराध से संबंधित। सेकंड, रिलेशन और एसोसिएट टू अ पर्सन, ये आप लोग ये सारे डेफिनेशन के जो भी पॉइंट्स हैं आप लोग याद रखिएगा। रिलेशन और एसोसिएट टू अ पर्सन रिफर टू इन क्लॉज ए एबो में रिक्वायर प्रोटेक्शन और अदर स्टैंड्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो व्यक्ति साक्षी देता है न्यायालय में अपराध के संबंध में, या फिर उन व्यक्तियों के संबंध में जो कि अपराधी हैं, या फिर फॉर एनी अदर रीज़न में रिक्वायर प्रोटेक्शन और अदर असिस्टेंट अंडर दिस एक्ट, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी कारणों से इस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। सब देखिए कई बार विटनेसेस कुछ लोगों को पुलिस प्रदान कर जाता है ताकि उनकी सिक्योरिटीज हो के जो इम्पोर्टेंट होते हैं मामले से जुड़े हुए, वे सभी विटनेस शब्द के अंतर्गत आते हैं। धारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, ये आएगी एग्जाम में। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ें इस एक्ट में यानी कि पुलिस एक्ट में डिफाइन की गई हैं, यूज़ की गई हैं बट डिफाइन नहीं है,
जिनका क्या मीनिंग होगा वही मीनिंग होगा जो कि CRPC और IPC में बताया गया। यहाँ पे एविडेंस एक्ट को नहीं रखा गया है। तो ये पॉइंट्स है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आगे का वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड कर देंगे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग।